Assalamualaikum 10th class. My name is Saika Shakil. I hope you all are doing well. Due to corona pandemic, Universal High School started online classes for you. Today is our lecture number 6 in which we will discuss the topic equilibrium constant and its units. In the previous lecture number 5, we studied the topic derivation of the expression for the equilibrium constant for journal reaction. Open your books, page number 11. Let's start our lecture. Equilibrium constant and its units. Equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of product raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. बेसिकली हमने जो Kc की वैल्यू लॉ ऑफ मैस एक्शन में ड्राइव की और आपने जो जर्नल रिएक्शन पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा Kc की वैल्यू हमने वहीं पे निकाल ली थी और यही उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है. हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की. ठीक है कि हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट के जो भी उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और आपके पास हम उसको डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स और नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, दैट इज़ ए डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ Kc. ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. इसको आप मार्क कर लें फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन. It is conventional to write the product as numerator and the reactant as denominator. By knowing the balanced chemical equation for a reversible reaction, we can write the equilibrium expression. Thus, we can calculate the numerical value of by putting actual equilibrium concentration of the reactant and the product into the equilibrium expression. उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि अगर हम प्रोडक्ट की वैल्यू न्यूमिनेटर में लिखें और रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर में लिखें. ठीक है, और जब हम इनकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है और हम इस फॉर्मूले में पुट करके तो हमारे पास एक जो है अमाउंट आ जाती है Kc की वैल्यू की. ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा आसान है. ठीक है, Kc की वैल्यू निकालना अगर हमें उनकी वैल्यूज़ पता चल जाती हैं. अब वो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. ठीक है, कि जो Kc है वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, वो आपके जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद वो कह रहे हैं कि a few problem have been solved to make the concept clear. ठीक है, यहाँ पे जो है ना बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, हमारे पास जो है उन्होंने बता दी कि जो Kc की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पे नहीं मैटर करती. अब Kc हैज़ नो यूनिट इन द रिएक्टेंट विद द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, उन्होंने कहा कि जो Kc का वैल्यू है अगर रिएक्टेंट के भी वही यूनिट है और प्रोडक्ट के भी वही यूनिट है तो उस Kc की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो है ना कोई भी यूनिट पीछे नहीं बचेगा. दैट मीन्स कि Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. अंडरलाइन कर लें फॉर योर MCQs. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है जो रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोजन एंड आयोडीन हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं और वो रिएक्ट करने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहे हैं. अब इसमें हमारे पास जो Kc इज़ इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स थे तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे. देन हाइड्रोजन का 1 मोल था इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और आयोडीन की वैल्यू और उसके साथ भी 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है. देन यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड का जो यूनिट है दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब. देन बाहर 2 है, स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आ जाएगा. उसके बाद आपके पास जो है हाइड्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट आ जाएगा. एंड देन आयोडीन का भी यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा. अब ऊपर भी आपके पास बेसिकली 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं और नीचे भी 2 जो है ना आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और जो सेकंड होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. दैट इज़ वाई आपका कोई भी यूनिट नहीं आएगा. और वो रिएक्शंस जिनमें आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के वो इक्वल नहीं होते, ठीक है, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, वहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपके पास कोई ना कोई मतलब कि जो रिएक्शन का एंड है जो Kc है उसका कोई ना कोई यूनिट होगा. जैसे आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है
एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है एंड आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स कि मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं जबकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब अमोनिया के साथ मैंने 2 लगा दिया, नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं था तो 1 था, तो वो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन के साथ 3 था तो मैंने हाइड्रोजन के साथ 3 लगा दिया। अब अमोनिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, नाइट्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड देन हाइड्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपके पास इसके 3 हैं और इसके 2 हैं, ये 2 और इसके आपके पास जो है इसके भी 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि पीछे इसमें से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच जाएगा और ये वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच जाएगा। मतलब कि अगर मैं उनको इकट्ठा करके लिखूंगी तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 रह गया और नीचे मेरे पास एक इसका बचा था और एक इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब बचा था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। और उसके बाद जब मैं स्क्वायर को खोलूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोल का स्क्वायर एंड डेसीमीटर क्यूब के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा तो जो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 एंड 2 हो जाएगा। अब जब -6 ऊपर जाएगा तो दैट टर्न्स अ +6 और जब आपके पास जो है यहाँ पे +2 था, जब वो ऊपर जाएगा तो इट टर्न्स -2। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो है एक तरीका है जिससे हम केसी के यूनिट्स को निकाल सकते हैं। In lecture number 7, inshallah, we will discuss the importance of equilibrium constant. That's all for today. Allah Hafiz. Thank you.